तो आइए लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पॉइंट डी का स्टडी कर रहे थे और उसका आखिरी पॉइंट नंबर 3, और अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एक कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए। तो आइए सीखें कि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम होता क्या है और उसके वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया कैसे जाता है। सबसे पहले हम एक सिस्टम बनाते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम कहने का क्या मतलब है? यह इतने चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। आप इस सिस्टम को इतने चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान लीजिए कि फर्दर चार्ज इस बॉडी को नहीं दिया जा सकता, इस सिस्टम में और चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो हम ऐसे सिस्टम को कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम कहेंगे। हम मान लेते हैं कि सिस्टम के पास जो चार्ज है वह इतना चार्ज है कि फर्दर इस बॉडी को और चार्ज आप नहीं दे सकते, तो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो हम इसका नाम लिख देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यह एक बॉडी है, एक सिस्टम है जो चार्ज्ड है, और यह चार्ज इस बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब इसको आप इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट्स में बांटिए, मीन्स अनगिनत छोटे छोटे भागों में बांटिए। हम तो कहते हैं इतने भागों में बांट दीजिए कि और उसको डिवाइड करना पॉसिबल ना हो, और प्रत्येक पोर्शन में जो अमाउंट ऑफ चार्ज हो वह इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, तो हम ऐसे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हम यहाँ पर यही मानकर अपने इस थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल्स में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है। तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उस समय सीखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस वक्त हमारे पास एक बॉडी है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम कहते हैं। ऐसे सिस्टम के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आपको तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी है, मीन्स किसी न किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि यही वो पॉइंट है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, बट इस बॉडी के लिए कैलकुलेट करना है जिस बॉडी को आपने चार्ज Q दे रखा है, और कोई भी चार्ज हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इस बॉडी के लिए आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, और कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, वह बिग बॉडीज के लिए, वह लार्ज चार्ज्ड बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। तो क्या करेंगे आप? तो इसको पहले पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कीजिए। कोई ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे आप इसे एक पॉइंट चार्ज के रूप में इमेजिन कर सके। तो कंप्लीट बॉडी को तो पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसे आप इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट्स में बांट देते हैं तो उसका हर सेगमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है।
तो हम मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यही वो एक छोटा सा पोर्शन है इस वक्त जिसके वजह से हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ये जो आपका स्मॉल पोर्शन है इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, और ये जो एलिमेंट है वह बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। मीन्स इस जगह पर आप इस पोर्शन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सिस्टम का चार्ज Q है तो इसका चार्ज हो जाएगा dQ, डिफरेंशियल चार्ज बोलिएगा, और इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। आपके एलिमेंट से जो पॉइंट P है वह जिस किसी भी डिस्टेंस पे है उसको आप R मान लीजिए। अब R डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल पोर्शन के वजह से क्या होगा उसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ से। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बतलाइए। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ का मतलब पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव करा था, E इक्वल्स 1/4πε0 mod Q/R²। ये फॉर्मूला है बट ड्यू टू पॉइंट चार्जेज ओनली। अब पूरे सिस्टम के वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो E से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके एक एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो DE से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ, तो क्या हो जाएगा? DE डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, कांस्टेंट तो ज्यों का त्यों रहेगा, 1/4πε0, Q रिप्लेस हो जाएगा इसके चार्ज DQ से, और डिस्टेंस R ही आप एज्यूम कर रखे R²। ये हो गया डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपको तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। E चाहिए आपको, तो क्या करना होगा? DE को इंटीग्रेट करना होगा। अब DE को इंटीग्रेट करने पर E मिलेगा क्या? ऊपर में लिखते हैं क्या हो जाएगा, तो यहां लिखिए E इक्वल्स, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिएगा, इसको अंडर इंटीग्रेशन रखिएगा। वन अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन dQ/R²। ये हो गया फॉर द कंप्लीट सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए, हमें याद रखना चाहिए। E इक्वल्स 1/4πε0 इंटीग्रेशन dQ/R²। अब मेरे दोस्त, ये जो आपका बॉडी है जिसको आपने कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम कह रखा है, ये भी तो 3 टाइप का हो सकता है। आप अगर किसी सिस्टम को चार्ज देते हैं तो वह चार्ज उसके लेंथ में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। लाइक चौक, आप चौक को जब चार्ज देंगे तो मान लेते हैं कि उसका टोटल चार्ज उसके लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ब्रेथ और उसकी जो थिकनेस है वह उसके लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसलिए हम जब चौक की बात करेंगे मतलब उसके लेंथ की बात होगी।
और अगर किसी सिस्टम के लेंथ में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम फाइंड करते हैं लेम्डा द्वारा, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। उस कंसेप्ट का यूज करना होगा इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। आप जब किसी सिस्टम को चार्ज देंगे तो वह चार्ज उस सिस्टम के सरफेस पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, लाइक दिस व्हाइट बोर्ड। तो यहां चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी क्यूबिकल बॉडी को भी चार्ज दे सकते हैं जो उसके इंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, तो वहां के डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम 3 कैटेगरी का हो सकता है। फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, सेकंड सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, और थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो आइए इस वक्त तीनों केस का फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। केस 1, in case of लीनियर चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए एक वायर है, इस वायर का टोटल लेंथ है L और इसको जो आपने चार्ज दिया वो Q है, और ये चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके वजह से कोई पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। प्रोसेस तो आप जान चुके हैं कि कंप्लीट सिस्टम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही सिर्फ अप्लीकेबल है और यह सिस्टम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो इसकी बिहेवियर पॉइंट चार्ज की तरह कैसे होएगा, इसको आप बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस में बटा हुआ मान लीजिए और उसके किसी एक छोटे पोर्शन की बात कीजिए, लाइक दिस। आप इसे कह सकते हैं लाइक पॉइंट चार्ज। यह एक एलिमेंट है, एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। सिस्टम का चार्ज Q था, इसका चार्ज dQ, सिस्टम का लेंथ L था, इसका लेंथ dL कह सकते हैं। अब आप इसके वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जो मान लीजिए कि R डिस्टेंस पे है। तो पहले एलिमेंट के वजह से आप डिफाइन कीजिए, जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। हम लोग लिख लेते हैं एलिमेंट के वजह से DE इक्वल्स, एलिमेंट के वजह से तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ मॉड के अंदर भी रख सकते हैं अपॉन R²। इंटीग्रेशन का यूज तब करेंगे जब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो। अभी हम डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। अब इस DQ को बदलिए, ये तो कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपके एलिमेंट का चार्ज DQ है, एलिमेंट का लेंथ dl है, तो यहां जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट लेंथ dq/dl। फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
फ्रेंड्स, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो यही लेमडा डिफाइंड हो जाएगा पूरे बॉडी के लिए भी। बॉडी का चार्ज Q, बॉडी का लेंथ L, तो यहाँ आप Q/L भी लिख सकते हैं। हमें तो यहाँ पर dq का वैल्यू चाहिए, तो इसको देखिए, लेमडा इक्वल्स टू dq/dl, तो यहाँ से आप dq निकालेगा तो क्या हो जाएगा, दिस dq इक्वल्स लेमडा इंटू dl। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए लेमडा इंटू dl/r²। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए तो E मिल जाएगा, बाहर कर दीजिए 1/4πε0 को लेमडा इंटू dl/r²। क्वेश्चंस में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, हम लोग इसका यूज करेंगे और यह रिजल्ट मुझे दे देगा कंप्लीट लेंथ के लिए। L मीन्स कंप्लीट लेंथ ऑफ द सिस्टम। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी में आता है केस 2। Friends, in case of surface charge density, कोई सरफेस आपके पास है, लाइक सरफेस ऑफ ग्रीन बोर्ड, इसको आपने चार्ज दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका चार्ज Q है, इसका एरिया हमने S मान लिया। अब इसी के वजह से आपके पास कोई पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये तो समझ चुके हैं आप कि कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यह पॉइंट चार्ज नहीं है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन में आपने डिवाइड कर दिया होगा, ये उसका एक स्मॉल पोर्शन है जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो इसके चार्ज को dq से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके एरिया को ds से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, जो मान लीजिए कि r डिस्टेंस पे है। तो फॉर्मूला तैयार करने के लिए बस आपको रिकॉल करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल्स, अगर कंप्लीट बॉडी के लिए बात करेंगे तो चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा, और स्मॉल पोर्शन के लिए बात करेंगे तो डिफरेंशियल चार्ज अपॉन डिफरेंशियल एरिया हो जाएगा। यहाँ से चार्ज निकाल के रख लीजिएगा तो सिग्मा इंटू ds आप लिख सकते हैं। तो क्यों ना फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लिया जाए, E इक्वल्स 1/4πε0 इंटीग्रेशन, dq था तो dq को बदल दीजिएगा सिग्मा इंटू ds से अपॉन r²। ये कंप्लीट सरफेस जिसका एरिया S है उसके वजह से रिजल्ट दे देगा। इंफॉर्मेशन आपको ठीक से ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स इस पर बहुत अच्छे अच्छे दिखेंगे। हम लोग केस 3 लास्ट केस की बात कर लेते हैं। In case of वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब आप एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके इंटायर वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा। तो हम क्यूबिकल बॉडी की बात कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इसमें जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके वजह से कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट
कर लेना है। भाई इसको जो आपने चार्ज दिया है वो Q है और इसकी जो वॉल्यूम है वो V है। आप जानते हैं कि सिस्टम के वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है और ये इस वक्त पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इसको फिर स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कीजिए आप और एक स्मॉल पोर्शन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैलकुलेट कीजिए। तो मान लेते हैं यह उसका एक स्मॉल पोर्शन है, तो यह उसका एलिमेंट हो जाएगा, इसका चार्ज dq और इसका वॉल्यूम dv, क्यूब का स्मॉल पोर्शन। और इसके वजह से अब आपको पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जानना होगा, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कंप्लीट सिस्टम के लिए बात करा जाए तो वो चार्ज बाई वॉल्यूम के रूप में डिफाइन होगा। स्मॉल पोर्शन के लिए बात करा जाए तो dq अपॉन dv के रूप में डिफाइन होगा। यहाँ से आप dq निकालिएगा तो रो इंटू dv लिख सकते हैं। बस इतना ही का काम है। यहाँ हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, E इक्वल्स 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq का जगह है रो इंटू dv को पुट कर दीजिए अपॉन r²। ये भी फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये हो गया उस सिस्टम के लिए जिसकी इंटायर वॉल्यूम कितनी है, v है। तो v वॉल्यूम वाले सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे इस फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का थ्योरेटिकल जो इंट्रोडक्शन था वो समाप्त हुआ। अब एक दो पॉइंट है स्टार पॉइंट्स, उसको हम लोग नोट करते हैं, समझते हैं और डीपीपी का टास्क देंगे जो कि अगले लेक्चर में हम उसे सॉल्व करेंगे। आप तब तक उसका क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिएगा, अटेम्प्ट लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कोशिश ही आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। आइए charged particle always experiences a force in an electric field whether it is at rest or in motion। कोई भी चार्ज पार्टिकल हमेशा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वह रेस्ट में हो या वह मोशन में हो। चार्ज्ड पार्टिकल always experiences a force in an electric field whether it is at rest or in motion। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा अगर मीडियम में कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस
कर दिया जाए तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी decreases due to the presence of a dielectric। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक, कोई मीडियम आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं तो कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में उसी पॉइंट पे जितना था उसको आप उस मीडियम के उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। दैट विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द गिवन मीडियम। सिंपल ही बात है। तीसरा पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज always independent from टेस्ट चार्ज। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा टेस्ट चार्ज से इनडिपेंडेंट होता है। हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं कैसे। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ यूज कीजिए। 1/4πε0, एक चार्ज Q होगा, एक चार्ज Q0 होगा, दो चार्ज के बीच फोर्स, उसके बीच का डिस्टेंस R होगा और नीचे हमारा Q0 है। तो Q0 कैंसिल हो जाता है, बचेगा E इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूला में देखिए आपका टेस्ट चार्ज कहीं भी मौजूद नहीं है। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज से इनडिपेंडेंट होता है। तो ये सब छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिनके न्यूमेरिकल्स में बहुत रोल है। और आखिरी पॉइंट और सबसे खास पॉइंट लिखते हैं। In case of regular polygon, रेगुलर पॉलीगन कहने का क्या मतलब? आप ट्रायंगल ले सकते हैं, आप स्क्वायर ले सकते हैं, आप पेंटागन ले सकते हैं, आप हेक्सागन ले सकते हैं एंड मेनी मोर। और इसके वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज हो, मैग्नीट्यूड में भी और नेचर में भी। ये सिस्टम 3 चार्ज का हो
4 चार्ज का हो, 5 चार्ज का हो, या फिर कि ये सिस्टम 6 चार्ज का हो, हेक्सागन की बात कर रहे हैं। तो हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, जिसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन कोई भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर सारे कॉर्नर्स पे चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के और इक्वल नेचर के हैं, तो उसके सेंटर पे, इसके मिड पॉइंट पे, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, किसी भी केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज 0। हालांकि ये सब तो कैलकुलेशन का चीज़ है, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, बट इन सब रिजल्ट्स को पहले से भी हम कंक्लूड करके रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम इस बात को याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक स्टार्ट करा गया, उसका इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ समाप्त हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व करना होगा, तब हम लोग मूव करेंगे सेकेंड मेथड पे, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत काम करना है। तो फ्रेंड्स, कुछ टास्क दे रहे हैं, वो टास्क बहुत ठीक से नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग और इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि मंडे से हम ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। वैसे हम थ्रू व्हाट्सएप कंफर्म करेंगे, और मेरा बैच टाइम होगा 7 to 8 AM, जो फिजिक्स का ओरिजिनल टाइम हुआ करता था। हमने कहा है कि आपको एक टाइम ऐसा 24 घंटे में सेट कर लेना है जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। हम पर डे आपको एक वीडियो लेक्चर देंगे, थोड़ा लेट या सवेर, लेकिन आपका टाइम हम फिक्स कर देते हैं 7 से 8। 7 से 8 सुबह में आपको फिजिक्स हर हाल में पढ़ना है। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो उसी टाइम पे, नहीं तो आप वीडियो को खोलिए, इंटेंशनली उसको सुनिए, समझिए और नोट्स तैयार कीजिए। उसके अलावे दिन भर में आप जितना बार पढ़ सके, जितना देर पढ़ सके, लेकिन वो टाइम हमारा आज से फिक्स हुआ। अभी हम इधर तीसरा लेक्चर इस वक्त कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम जस्ट कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अब टास्क नोट कीजिए। हमारे हाथ में है इस वक्त एक ही DPP, और वो है DPP5। हम DPP 4, 5, 6 तीनों दे चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 14, 19, 20। फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि 1, 3, 4 और 14 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपने ठीक से सुना या नहीं सुना, इसका चेक आप इन क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं। और 19 और 20 बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ग्राफ बनाने नहीं आता है तो आपका नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।